60 साल का जालिम ससुर अपनी 20 साल की बहू के साथ 5 साल तक गलत काम करता रहा। राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरे पति की मौत के बाद मैं और मेरी ससुर घर में अकेले रहते थे। एक दिन वह मेरे कमरे में आए और कहने लगे, क्या तुम्हें अपने पति की कमी महसूस नहीं होती? इतना कहते ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा और लाइट बंद कर दी और मेरे मुंह को दुपट्टे से बांधकर पूरी रात मेरे साथ। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी कहानी मेरे ससुराल में हो रहे मेरे ऊपर जुल्म पर है। ईश्वर ऐसा ससुर किसी को ना दे जैसे मेरे थे। मैं उनकी विधवा बहू थी। वह मुझ पर 5 साल तक जुल्म करते रहे। घर में मौजूद सब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वह लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर मेरी विधवा हो जाने के बाद मैं अपने ससुराल में रहूं या मायके में। मेरी भाभी नहीं चाहती थी कि मैं उनके घर जाकर रहूं। वह बार बार यही बोले जा रही थी, तेरे भाई की आमदनी बहुत ज़्यादा कम है। तो वह मेरे साथ मेरे 2 बच्चों का बोझ उठाने से कतरा रही थी। मेरा भाई भी किसी न किसी तरह मेरे ससुर से यही बोले जा रहा था कि आप प्रियंका को इसी घर में रहने की जगह दे दीजिए हमेशा के लिए। आखिर वह भी तो इस घर की बहू है। मेरी माँ बेचारी चुपचाप वहाँ बैठी सबकी बातें सुन रही थी। शायद वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। वह भी भाई भाभी के सहारे थी। मैं चुपचाप सर झुका कर बैठी थी। न उनकी बहस में कुछ बोल सकती थी और न उनसे यह कह सकती थी कि मुझे आखिर क्या करना है। मेरे पति, जिनका नाम सोनू था, उनके जाने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी यतीम कर दिया था सोनू ने। सोनू से मेरी पसंद की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहने लगे थे। और जब हमारे 2 बच्चे इस दुनिया में आए तो हमारी ज़िंदगी हर तरह से पूरी हो चुकी थी। यह बच्चे हमारे प्यार की निशानी थे और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। ससुराल में मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। सास तो मेरी पहले से ही नहीं थी, वह मेरी शादी से पहले ही गुजर चुकी थी। सोनू सिर्फ 2 बहन भाई थे। उनकी एक ही बहन थी जो शादीशुदा थी। उनका ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था, जिसकी वजह से वह सिर्फ साल में एक बार ही आती थी। घर में सिर्फ मेरे ससुर, मेरे पति और हमारे 2 बच्चे थे। कुछ दिनों से सोनू को ऑफिस की तरफ से कुछ परेशानियां थी, जिसकी वजह से वह बहुत उदास रहने लगे थे। उनकी कंपनी में बहुत लॉस होता जा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी वर्कर्स को कंपनी से निकाला जा रहा था। सोनू भी उसी वजह से परेशान थे कि अगर कंपनी ने उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया तो वह दूसरी जॉब कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिलना आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल बात है। वह दिमागी दबाव का शिकार हो रहे थे। मैं उनको बहुत समझाती और तसल्ली देती कि आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन वह मुझसे कहते कि यह नौकरी भी मुझे बहुत परेशानी से मिली थी। काफ़ी दिन तक मैं बेरोज़गारों की तरह फिरता रहा था। वह परेशानियों में डूबते चले गए। मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने इस परेशानी को अपने दिल से इतना लगा लिया है। वह दिमागी तौर पर बीमार हो गए। फिर एक दिन कंपनी से बुरी खबर आई, जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। पता चला कि उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। उनके साथ के वर्कर्स का कहना था कि सोनू को अचानक बाएं तरफ बहुत तेज़ दर्द उठा था। वह अपने इस दर्द को नज़रअंदाज करके काम करने में ही बहुत व्यस्त हो गया था और फिर पसीने से उसका चेहरा लाल हो गया था। वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गया। फिर बाद में पता चला कि सोनू को हार्ट अटैक हुआ था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मेरे दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि अभी स्कूल भी नहीं जाते थे। छोटा वाला बेटा तो 2.5 साल का था, जबकि बड़ा बेटा 5 साल का था।
मुझ पर तो जैसे परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। इतनी बड़ी जिंदगी मेरे सामने पड़ी थी। मेरे भाई की बातों से साफ जाहिर था कि वह मुझे किसी तौर पर अपने पास रखने को तैयार नहीं है। मेरे ससुर ने भी उनसे कह दिया कि सोनू के जाने के बाद प्रियंका का इस घर पर पूरा हक है, वह यहाँ रह सकती है। मेरे भाई और भाभी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और मेरे ससुर को कहने लगे कि आप कितने बड़े दिल के हैं जो अपनी बहू और अपने पोतों का इतना ख्याल रख रहे हैं। मेरे ससुर पहले आर्मी में नौकरी करते थे। अपनी रिटायरमेंट के बाद वह आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वैसे भी उनकी पेंशन से मिलने वाली रकम इतनी थी कि अगर वह अपने साथ 3 आदमियों को पाल भी लेते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वह एक कंजूस व्यक्ति थे, इसीलिए अपनी सारी पेंशन वह बैंक में जमा रहने देते और हमें एक पाई तक ना देते। मेरे ससुर नीचे अपने कमरे में रहते थे। मैं तीनों टाइम का खाना उनके कमरे में पहुंचा देती और कभी कभार चाय भी बनाकर उन्हें दे आती थी। लेकिन वह अपनी कमाई में से हम पर एक पाई भी खर्च करने को तैयार नहीं थे। तो सोनू ने मुझे समझाते हुए कहा कि आखिर उन्होंने अपनी दौलत का करना क्या है, सब हमारे लिए ही तो जमा कर रहे हैं, तो करने दो। यह बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती और सोचती कि सही तो कह रहे हैं सोनू, कि जाते ही वह रिश्ता भी मेरे लिए खत्म हो चुका था। लेकिन एक रिश्ते से मेरे बच्चों के दादा थे। मैं अपनी माँ की मजबूरी समझ सकती थी और उनकी कुछ न बोलने की वजह भी मेरे समझ में आ गई थी। वह भाई के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे पति को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी और ना ही किसी पराये मर्द के सामने आती। इसीलिए चुपचाप अपनी ज़िंदगी का फैसला होते देख रही थी। मेरी नंद सोनू के मरने पर भी नहीं आ सकी थी। उसके बच्चा होने वाला था और डिलीवरी में 2 दिन ही बाकी रहे थे। लेकिन उस बेचारी का सदमे से बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाई की खबर सुनते ही बहुत बेचैन हो गई थी, जो अपने भाई की मौत पर भी आखिरी बार उसको देखने नहीं आ सकी। फिर माँ और भाई मेरे सर पर हाथ रख कर चले गए। जाते जाते माँ ने मुझे कहा, बेटी अगर तुझे कोई परेशानी हो तो फ़ौरन ही मुझे बता देना। मैं अपनी माँ की बात सुनकर सोच रही थी कि ज़िंदगी में परेशानियों के सिवा बचा ही क्या है। लेकिन उनकी यह तसल्ली भरी बातें मेरे दिल को सुकून पहुंचा रही थी। उन लोगों के जाने के बाद मैं इस सोच में डूबी थी कि मैं इतने बड़े घर में भला अकेली कैसे रहूंगी। मेरे ससुर तो पूरा दिन नीचे अपने कमरे में ही रहते थे। वह कभी भी ऊपर नहीं आते थे, बल्कि मैं खाना देने और चाय देने के वजह से नीचे चली जाती थी और बच्चे भी खेलने की वजह से नीचे चले जाते थे। लेकिन मेरे ससुर को बच्चों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वह थोड़ी देर बाद बच्चों को कहती कि ऊपर जाओ अपनी माँ के पास और ऊपर ही जाकर खेलो। वह और लोगों की तरह बच्चों से कोई खास लगाव नहीं करते थे। सोनू मुझे कहते कि शायद वह अपनी आर्मी जैसी लाइफ गुजार कर आए हैं, तो इसीलिए बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, जैसा चाहे वैसा रहें। अब मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने ससुर की मोहताज हो चुकी थी। मुझे कुछ भी मंगवाना होता तो मुझे उनसे कहना पड़ता। मैं उठी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मैं सोचने लगी कि बच्चों के उठने से पहले ही खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी सारा खाना बनाकर रख दिया था। मैं सोचने लगी कि पहले खाना बनाते ही मुझे ससुर जी के पास नीचे लेकर जाना होगा। पहले की बात और थी, लेकिन अब मुझे नीचे जाना अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर पैसों के लिए भी तो मुझे अपने ससुर के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, तो उनको खाना या उनका कोई काम करने में क्या हिचकिचाना। यही सोचकर मैं एक ट्रे में सारा खाना रखा और अपने ससुर को देने के लिए नीचे आ गई। मैं उनके कमरे में उनके बेड पर खाना रख
दिया। कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद वह नहा रहे थे। मैंने सोचा कि जब तक वह नहाकर आएंगे तो खाना ठंडा हो चुका होगा। यही सोचकर मैंने खाना उठाया और वापस मुड़ने लगी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा एकदम से खुला था। शायद ससुर जी नहाकर फ्री हो गए थे। मेरे हाथों में खाने की ट्रे थी। उन्होंने सिर्फ पैजामा पहना था, जबकि उनके शरीर पर दूसरा कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। मैंने अपनी नज़रें झुका ली, फिर उनसे कहने लगी कि मैं आपके लिए खाना लाई थी। उन्होंने मुझसे कहा खाना बेड पर रख दो। मैं वह खाना उनके बेड पर रखा। मैं वापस मुड़ने लगी कि तभी अचानक से मैं अपने पीछे खड़े ससुर से टकरा गई। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पीछे खड़े हैं। वह भी मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, नहीं, मैं अपना चश्मा उठा रहा था। मैं जल्दी से घबराकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। रसोई में सारा राशन ख़त्म हो गया था। मैं सोच रही थी कि ससुर जी से कहती हूँ कि रसोई में राशन भरवा दे। मैं मौके की तलाश में थी कि उनसे बात करूँगी। दोनों बच्चे जाग रहे थे, इसीलिए उनके सामने बहुत सारे खिलौने रखकर उन्हें खेलने के लिए लगा दिया और खुद राशन की बात करने के लिए ससुर जी के कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन जाग रहे थे। कमरे में अंधेरा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं धीमे से उनको आवाज़ लगाई, ससुर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह आवाज़ सुनकर एकदम उठकर बैठ गए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाया, यहाँ आओ, जो भी बात करनी है तसल्ली से बैठकर करो, मेरे पास आओ। उनका ऐसा कहना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उनके सामने दूसरी तरफ बेड पर बैठ गई। कमरे का माहौल अजीब सा खौफनाक हो रहा था, क्योंकि हम दोनों कमरे में अकेले थे। मुझे डर लग रहा था। फिर मैं जल्दी से उनसे कहा, ससुर जी, किचन का सारा राशन खत्म हो चुका है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप डलवा देंगे तो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है। आप तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो बिना झिझक मुझे कह सकती हो। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। मैं नज़र झुका कर बैठी थी। तभी वह मुझसे कहने लगी, प्रियंका, तुम्हें अपने पति की कमी तो महसूस होती होगी। मैं अपनी नज़रें झुका ली और उनसे कहने लगी, ससुर जी, क्यों नहीं, सोनू की कमी तो मुझे हर वक्त सताती है। उनके जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी ही जैसे ख़त्म हो गई है। फिर वह मुझसे कहने लगे, मुझे भी हर वक्त अपनी पति की कमी महसूस होती है। उसको मरे हुए कितने साल गुजर गए, लेकिन मेरे दिल में कभी भी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। हालांकि मुझे पत्नी की काफ़ी ज़रूरत थी। तुम भी देख लो मैं कितना सेहतमंद और फिट रहता हूँ। तुमने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि मेरी ज़िंदगी में किसी और औरत को ले आऊँ। वह मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं सोचने लगी कि उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वह कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते थे। मैं जल्द से जल्द वहाँ से उठना चाह रही थी। तभी अचानक से उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और मुझसे कहने लगे, तुम किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत होना। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो मुझे आकर बता सकती हो और बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारी मैं हर तरीके से मदद करूँगा। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने धीरे से हाथ खींचकर पीछे कर लिया और जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। फिर उनसे कहने लगी कि ससुर जी, आप राशन डलवा दीजिएगा। यह कहकर मैं फ़ौरन ही सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ना जाने क्यों मैं आकर वॉश बेसिन में अपना हाथ साबुन से धोने लगी। सोनू के जाने के बाद अब मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश, कोई हसरत ना बची थी और मैं पूरी ज़िंदगी उसके नाम पर गुजारना चाहती थी। दूसरे दिन ससुर जी ने ढेर सारा राशन लाकर किचन में भरवा दिया। बेशक पैसों की तो उनके पास कोई कमी ना थी। इतने सालों से जो पेंशन के नाम से रकम आ रही थी वह बैंक अकाउंट में उनके नाम से सुरक्षित था।
वह बच्चों के लिए भी ढेरों सामान जैसे खिलौने और खाने पीने की चीज़ लाते थे, जिन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होते थे। मैं सोचने लगी कि सोनू की ज़िंदगी में तो उन्होंने कभी मेरे बच्चों पर ऐसे उपकार नहीं किए थे। शायद यह सोचकर कर रहे होंगे कि यह बच्चे यतीम हो चुके हैं। मैंने सारा राशन किचन में सेट कर दिया। एक दिन खाना खाकर दोपहर के टाइम दोनों बच्चों के सोने के बाद मैं नहाने का सोचकर बाथरूम में चली गई। जैसे ही नहाकर बाहर आई तो ससुर जी मेरे कमरे में खड़े थे। उनको देखकर मैं दंग रह गई। मेरे पास दुपट्टा नहीं था, मेरे गीले बाल भी खुले हुए थे। उनसे पानी टपक टपक कर मेरे सारे कपड़ों को गीला कर चुका था। उन्होंने ऐसे सामने देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। फिर मैं उनसे कहने लगी कि ससुर जी, आपको कोई काम था क्या? उनकी नज़रें मेरे शरीर से नहीं हट रही थी। उनकी नज़रों से एक अजीब सी प्यास झलक रही थी। वह मुझे बिल्कुल अजीब महसूस करवा रहे थे। तभी वह मुझे देखते देखते कहने लगे कि मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, इसीलिए सोचा कि 2 घड़ी तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं। मैं भी नज़रें झुका ली, बोली कि ससुर जी, क्यों नहीं, आप ज़रूर मुझे अपने दिल की बात कर सकते हैं। फिर वो मुझसे कहने लगे कि हम यहाँ बैठकर बातें नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बातें करेंगे तो बच्चे अपनी नींद से जाग जाएंगे। दूसरे कमरे में चलते हैं। मैं उनकी बात मानने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का सारा खर्चा उन्होंने ही उठाया था। इसीलिए मैंने अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा और उनकी बात मानकर मैं उनके साथ दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। मैं जैसे ही उस बेड पर बैठी, ससुर जी भी मेरे बराबर में आकर इस बेड पर बैठ गए। ससुर जी ने कहा, मुझे आज बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी की याद आ रही थी। वह जब जिंदा थी तो उनसे कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी थी। मैं यह चाहता हूँ कि उनकी कमी तुम पूरी कर दो। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहने लगे, देखो, इस शहर में मेरी बड़ी इज्जत है। सब लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे बारे में कोई यह कहे कि मैं अपनी जवान बहू को अपने साथ रखा हुआ है। इसीलिए तुम घर की बातें किसी के सामने नहीं करोगी और ना ही ज़्यादा यहाँ किसी औरत को मुंह लगाकर उसे घर बुलाओगी। मुझे अपने घर में औरतों का आना जाना पसंद नहीं है। मैं उनकी बातें हैरत से सुन रही थी। मैं उनके अचानक हाथ पकड़ने पर हैरत में आ गई थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उनसे छुड़ा लिया, फिर सर झुकाकर कहने लगी, ससुर जी, आप फिक्र ना करें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। यहाँ कोई औरत नहीं आएगी और मैं किसी को भी अपने घर की बात नहीं बताऊँगी। आपने मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है, इसीलिए मैं आपकी बहुत ही एहसानमंद हूँ। वह मेरे शरीर को प्यासी निगाहों से देखने लगे। मेरा दिल बुरी तरह से धक धक करने लगा, क्योंकि उनकी नज़रें मुझे बिल्कुल बदली बदली हुई सी महसूस हो रही थी। फिर वह धीरे से मेरे करीब आने लगे और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे। मैं एकदम उठ गई और कड़क शब्दों में मैंने उनसे कहा कि ससुर जी, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे मुंह से गुटी गुटी सी आवाज़ निकली थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। फिर वह भी उठकर मेरे सामने आ गए और मुझे कहने लगे कि शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस चीज़ की आदत हो जाएगी। वह मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, मैं अच्छी तरह उनकी बात समझने लगी थी। फिर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। तभी उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। वह मुझसे कहने लगे, देखो, मैंने तुम्हारी इतनी सारी जिम्मेदारी उठाई है, इसके बदले तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है। तुम्हारा काम है कि तुम भी मुझे खुश करो। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह से सोच समझ लो, तुमने मुझे हर हाल में खुश करना ही होगा। उन्होंने अपनी गंदी निगाहों से मुझे देखा और कहते हुए नीचे चले गए। मैं मन ही मन घबरा रही थी और मेरा शरीर कांप रहा था। उनके इरादे बहुत गलत हैं। भला यह कैसे हो सकता था? आखिर मुझे किस तरीके से खुश करने को कह रहे थे? उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की विधवा हूँ
और बहू भी तो बेटी समान ही होती है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं जानबूझकर उनके सामने जाने से डर रही थी। जल्दी से नीचे खाना रख कर ऊपर आ जाती और कोशिश करती थी कि उनके कमरे में 1 मिनट भी ना रुकूं। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। कमरे में एसी भी नहीं लगा हुआ था। बाहर आंगन में सोते हुए मुझे डर लगता था, इसीलिए कमरे का दरवाज़ा खोलकर बच्चों के साथ ही सो जाती थी। मैं नींद में थी जब मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है, मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं नींद में उठी, दुपट्टा तो वैसे ही मेरे पास नहीं था। तभी मैंने अपनी सोई सोई आंखें उठाकर देखा तो ससुर जी मुझे जगा रहे थे। मैं एकदम से घबरा कर उठी। वह मुझसे कहने लगे, डरो मत प्रियंका, मैं हूँ। मुझे तुमसे एक काम था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरा सर दबा दो। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश करी और उन्हें कहने लगी कि ससुर जी, आप कहे तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। वह कहने लगे, नहीं चाय नहीं, बस तुम मेरा एक काम कर दो, अपने खूबसूरत हाथों से मेरा सर दबा दो। चाय में कैफीन होता है जिससे पीने से और भी ज़्यादा दर्द होगा। फिर वह मुझसे बार बार कहने लगे कि नीचे कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। यह कहते हुए वह नीचे चले गए। मैं हैरान और परेशान सी खड़ी थी। आधी रात के समय नीचे उनके कमरे में जाना मुझे किसी पहाड़ चढ़ने के बराबर लग रहा था, लेकिन उनकी बात मानना भी ज़रूरी था। अपनी मजबूरी के बारे में सोचते हुए मेरे कदम नीचे की तरफ उठने लगे। कमरे का दरवाज़ा मैंने हल्के से बंद कर दिया था ताकि बच्चे न उठ जाएं। नीचे कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। वह जैसे मेरे आने का इंतज़ार ही कर रहे थे। फिर मुझे आता देखकर बेड पर लेट गए और मुझसे कहने लगे कि जल्दी से मेरा सर दबा दो, कब से मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं धीरे से उनका सर दबाने बैठी और हल्के हल्के से उनके सर को दबाने लगी। थोड़ी देर तक दबाती रही, फिर अचानक से उन्होंने अपना सर उठाकर मेरी गोद में रख दिया। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा है, वह क्या कर रहे थे मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वह मुझसे कोई गलत संबंध बनाना चाहते थे? मैं धीरे से उठने लगी कि अचानक उन्होंने एक झटके से मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। तभी मैंने जोर लगाकर अपने आप को उनसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका शरीर ताकतवर था। उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से जकड़ा हुआ था कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी उनसे खुद को छुड़ा न सकी। फिर उनसे कहने लगी कि ससुर जी, आप यह सब क्या कर रहे हैं? आप ऐसी गंदी हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं आपके मरे हुए बेटे की बीवी हूँ, कम से कम आप अपने बेटे का ख्याल तो कर लीजिए। तो वह गुस्से से चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ रिश्ता तब तक था जब तक तुम उसकी पत्नी थी। उस वक्त तुम मेरी बहू भी थी, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा मर गया उसके बाद तुम मेरे लिए पराई हो। तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक मेरी हर शर्त को मानना पड़ेगा। उन्होंने एक झटका देकर मुझे बेड पर गिरा दिया। उन्होंने मेरे शरीर को बिल्कुल बेबस कर दिया था। आखिरकार उन्होंने अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल किया। वह आज अपने उस गलत मकसद में कामयाब हो चुके थे। मैं बिल्कुल बेबस उनके बेड पर पड़ी थी। जब उनका मुझसे दिल भर गया तो वह मुझसे कहने लगे कि अब तुम ऊपर जाओ और खबरदार, तुमने अगर किसी को इसके बारे में बताया। वैसे भी लोगों को तो पता है कि मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत और नाम है। अगर तुमने किसी के सामने भी अपनी ज़ुबान खोली तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि अपने पति के मरने के बाद तुम मुझसे अपने नाजायज़ संबंध बनाना चाहती थी और तुम्हारी बदकिरदारी साबित करने में मुझे चंद मिनट भी नहीं लगेगा।
मैंने अपना बिखरा सा जिस्म उठाया और अपनी जख्मी दिल को लेकर कमरे में चली गई। मेरे दोनों मासूम बच्चे बेखबर सो रहे थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी माँ के ऊपर क्या कयामत गुजर चुकी है। मैं जिन परेशानियों से गुजर रही थी उनसे मेरा दिल फटा जा रहा था। फिर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। मुझे अपने वजूद पर घिन महसूस हो रही थी। दूसरी सुबह मेरे लिए सबसे इससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। मैं अपने ज़ख्मी वजूद को लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा दिल भी किसी काम को करने नहीं चाह रहा था। मैं अब नीचे भी जाने से डरती थी, लेकिन मुझे अपने ससुर को नाश्ता भी देना होता था। कैसे वह खुद ही ऊपर आ गए, मुझे किचन में आकर कहने लगे, तुम आज नाश्ता लेकर नीचे क्यों नहीं आई? तो मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप ही खड़ी रही। वह धीरे से कहने लगे, देखो, रात को जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। अपनी ज़िंदगी इसमें गुजारो, खाओ पियो और ज़िंदगी के मज़े लो। अगर मुझे ऐसे ही खुश करती रहोगी तो मैं भी तुम्हें अब हमेशा खुश रखूँगा। मैंने चुपचाप नाश्ता रख कर उनकी ट्रे उनको दे दिया। सारा दिन घर में मैं, मेरे ससुर और बच्चे ही रहते थे। बाहर का कोई भी आदमी या औरत घर में नहीं आता जाता था। अब वह हफ्ते में 1 या 2 बार मेरे साथ यही पाप करने लगे थे। कई बार दिल में ख्याल आता कि अपनी माँ और अपने भाई को ससुर की असलियत बताकर हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं चली जाऊं। लेकिन फिर यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं मेरे ससुर भाई को यह ना कह दे कि मेरा ही किरदार बुरा है। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे और मैं हर रोज़ उस गंदे माहौल में घुटती रही। दिन प्रतिदिन मेरे लिए एक सज़ा की तरह हो गया था। उन्होंने मेरे बच्चों को शहर के सबसे मशहूर स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। उनका कहना था कि अगर तुम मेरा कहना ऐसे ही मानती रहो तो वह मेरे बच्चों को उनके आराम के लिए हर अच्छी से अच्छी चीज़ घर में मौजूद करवा देंगे। लेकिन मैं अंदर से ख़त्म होती जा रही थी। पर जब मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता तो सोचती, मेरे मरने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? यह बच्चे मेरे और सोनू की निशानी है। एक दिन वह हुआ जिसकी मुझे आशा भी नहीं थी। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए हुए थे, मेरे ससुर मुझे कमरे में बुला रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किचन में रखा चाकू उठाकर उनका खून कर दूं। 5 सालों से मैं यह सज़ा भुगत रही थी। अब मेरी बर्दाश्त करने की हद हो चुकी थी। वह मुझे खींचकर अपने कमरे में लेकर जा रहे थे। गलती से शायद उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। वह मुझे ऐसे खींच रहे थे जैसे मैं कोई इंसान हो ही नहीं। लेकिन अचानक से कब मेरी नींद कमरे में आ गई, ननद कमरे में आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। वह अपनी आंखों से अपने पिता को मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए देख चुकी थी। उनकी आंखों में अपने पिता के लिए सख्त नफरत थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कहती, मुझे छोड़ दीजिए, और गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ पैर जोड़ रही थी कि ससुर जी, भगवान के लिए बस करें और मुझे जाने दीजिए। मेरी नंद अपने पिता के पास आई और कहने लगी, मैं सोचती थी मेरे पिता कितने बड़े दिल के आदमी हैं, जिन्होंने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी विधवा बहू और उसके बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली है। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि आप इतने घिनौने व्यक्ति हैं जो अपनी बहू से अपनी हवस पूरी कर रहे हैं और सोनू भाई की पत्नी को अपनी हवस को पूरा करने के मतलब से ही इस घर में जगह दी। काश आपने भाभी को गलत नज़रों से देखने की बजाय एक बेटी की नज़र से देखा होता। पिताजी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा और मेरा बाप मेरे लिए मर गया। और आप भी भूल जाना कि आपकी भी कोई बेटी थी, क्योंकि जो शख्स दूसरे की बेटी को बर्बाद करके रख दे वह शख्स इंसान नहीं बल्कि हैवान कहने के लायक है। मेरी ननद रोती हुई वहाँ से चली गई। एक दिन पता चला कि मेरे ससुर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले गए हैं। किसी को उनके बारे में कुछ न पता चल सका। आखिर वह कहाँ चले गए थे।
लेकिन उनके कमरे में एक कागज़ ज़रूर था जिस पर वसीयत बनी हुई थी। वह अपना सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर गए थे। शायद उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दिया था। जैसे मेरे साथ हुआ, ऐसा किसी की पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं दुआ करती हूँ हर विधवा औरत को अच्छी ज़िंदगी मिले और इज़्ज़त भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।